इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन कोर्स में BHIC 133 पेपर में, जिसका ताल्लुक हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1206 टू 1707 है। हिंदुस्तान की तारीख 1206 से 1707 ईस्वी तक, यानी जो अहद वस्ता की तारीख है हिंदुस्तान की, जो मिडिवल इंडिया की तारीख है, उसके 14वें यूनिट में, 14th यूनिट में आप सबका इस्तकबाल है। आपको ख्याल होगा कि पिछले 2 सेशंस में हम लोगों ने बात की थी कल्चर या तहजीब व सकाफत के बारे में। तहजीब में दोनों ही पहलू शामिल होते हैं, एक जिसे हम गैर मरई या इंटेंजिबल कह सकते हैं, जिसमें मज़हब है, फ़लसफ़ा है, इल्म है, और दूसरा है जिसे हम मरई कह सकते हैं, वो है टेंजिबल। टेंजिबल चीज़ों में टेक्नोलॉजी या तकनीकी है, और इसके जो अमली सूरतें हैं या जो इसके प्रैक्टिकल फीचर्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अलावा इसके फिर मॉन्यूमेंट्स हैं, आसार क़दीमा हैं। तो ये चीज़ें हमारे टेंजिबल हेरिटेज का एक, हमारे मरई सकाफत का एक अहम हिस्सा है। आज हम लोग उसी सिंफ में बात करेंगे, यानी जो टेंजिबल हेरिटेज है या जो टेंजिबल कल्चर है, जो मरई विरासत है या तहजीब है अहद वस्ता के हिंदुस्तान की, उसके बारे में आज हम लोग गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए काबिल गौर है वो है तकनीकी तरक्की, या टेक्नोलॉजी में क्या तरक्की हुई, क्या प्रोग्रेस हुआ। टेक्नोलॉजी आप जानते हैं कि साइंस का अप्लाइड फॉर्म है। वह साइंस से जो इल्म हमें हासिल होता है, जब उसे हम अमली तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो वही सूरत तकनीकी या टेक्नोलॉजी है। तो जब हिंदुस्तान में आए तो अपने साथ कई तरह की नई तकनीकी या नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, और इनका ताल्लुक जिंदगी के तमाम शोबों से था। सबसे अहम ज़राअत या एग्रीकल्चर का काम था, क्योंकि आप जानते हैं कि महसूल अराजी या लैंड रेवेन्यू ही आमदनी का सबसे बड़ा जरिया था रियासत के लिए। तुर्कों के आगमन आने के बाद, उनकी आमद के बाद ज़राई मामलों में कुछ नई तरक्की हुई, कुछ नए तरह के इक्विपमेंट्स या कुछ नए तरह के औजार काम में आने लगे, जिसमें एक था हल या प्लाव। जमीन को जोतने के लिए हल या प्लाउशेयर का काम होने लगा, और जो फर्क था वो प्लाउशेयर में ही था, यानी हल का जो फल था, जो हिस्सा जमीन के नीचे जाता था, वो अब ज्यादा बेहतर और लोहे का रहा। लोहे का फल वैसे हिंदुस्तान में बहुत पुराने जमाने से इस्तेमाल में रहा था, लेकिन तुर्कों के आने के साथ इसको एक नई और मजबूत शक्ल हासिल हुई। इसी तरह जमीन जोतने के बाद अनाज बोने का काम था, इसको रोपने का काम हम लोग कहते हैं सोइंग, यानी बीज बिछाने का काम, बीज डालने का काम। इसमें तकरीबन पहले ही सूरत हाल बनी रही, और होता यह था कि जमीन पर हल चलाने के बाद एक बड़े बैग में या बड़ी टोकरी में दाने रखकर उनको छीट दिया जाता था, ताकि सभी जो जगह बनी थी, जो फरोज बने थे हल से, उसमें ये अनाज के दाने चले जाए। फिर फसल पकने का वक्त आता था तो उसके बाद हार्वेस्टिंग या फसल की कटाई का मामला था। फसल काटने के तरीके भी पहले के जैसे थे, यानी हसिया या सिकल की मदद से फसल को काटा जाता था, और इस कटी हुई फसल को फिर अनाज के ये मैदान में, खेतों में बड़े जखीरों के तौर पर, हीप्स के तौर पर इकट्ठा कर दिया जाता था।
हार्वेस्टिंग के बाद अगला मरहला था थ्रेशिंग या दाने की सफाई का। इसके लिए भी पुराना ही तरीका था कि जो कटी हुई फसल थी उसको जमीन पर बिछाकर और जानवरों से उसको पाउंड किया जाता, उस पर प्रेशर लगाया जाता था, जानवर उस पर चलते थे और उससे जो दाना और छिलका था वो अलग हो जाता था। अब इस दाने और छिलके को मुकम्मल तौर पर अलग करने के लिए विनोइंग या दाने की सफाई का काम होता था और इसके लिए उमूमन उस मिले हुए हिस्से को अनाज के जिसमें दाना भी था और छिलका भी था उसको हवा में सूप के जरिए हवा में फैलाया जाता था, छिलका अलग हो जाता था। तो ये सारी चीजें पहले से भी राइज थी, लेकिन इसमें बेहतरी इस मायने कर आई कि अब जमीन में हल का जो इस्तेमाल था, जमीन को जोतने का जो काम था वो ज्यादा बेहतर तौर पर होने लगा था। ये एक पहलू था जिसमें तकनीक में बहुत ज्यादा तरक्की हम नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ तब्दीली जरूर आती है। अब ज़राअत से ही जुड़ा हुआ दूसरा मामला था आबपाशी या इरिगेशन का, खेतों की सिंचाई कैसे हो, पानी कैसे पहुंचाया जाए। तो इसमें कई ऐसी सूरतें थीं जिनमें जो कुदरती पानी था, बारिश का पानी था, वो जमा कर लिया जाता था, नेचुरल रेनफॉल का इस्तेमाल किया जाता था, जो रेन्स बरसात में मिलते थे, बारिश का पानी था, उसके लिए तालाब बनाए जाते थे और तालाबों में ये पानी जमा कर लिया जाता था। रिजर्वायर्स या बड़े तालाब और उनके साथ पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के तरीके बनाए जाते थे, यानी इसमें ऐसे रास्ते बना दिए जाते थे कि हस्ब ज़रूरत वहाँ से पानी निकाला जा सके, खेतों तक पहुँचाया जा सके। तो तालाब और ये रिजर्वायर ये ऐसे ज़राए थे जिससे कि कुदरती जो पानी था, बारिश का जो पानी था, उसका इस्तेमाल खेतों को सींचने के लिए किया जा सकता था। इसके बाद एक और बहुत अहम जरिया था कुआं या वेल। कुएं के साथ मामला यह था कि कुएं से पानी को निकालने के लिए एक बेहतर सूरत, एक बेहतर तकनीकी तुर्कों के साथ हिंदुस्तान में आई। उमूमन कुएं से पानी निकालने का आसान जरिया था कि बाल्टी कुएं में डालकर पानी खींचा जाए। फिर यह भी होता था कि कुएं के ऊपर उसके बीच में एक चरखी या एक पुली लगा दी जाती थी और उसी के सहारे पानी खींचा जाता था। तो इसमें मेहनत कम लगती थी और पानी ज्यादा मात्रा में खींचा जा सकता था। जो बर्तन था पानी भरने के लिए जाता था। उसमें चरस है और एक अरहट है, अरहट को अरहट भी लिखते हैं। इसमें सूरत यह होती थी कि कुएं के ऊपर और कुएं के पानी की सतह तक इसके बीच एक रस्सी का बड़ा सा बेल्ट बना दिया जाता था और उसी बेल्ट में छोटे छोटे बर्तन बांध दिए जाते थे और ऊपर पुली को चलाने से ये बेल्ट भी ऊपर नीचे गर्दिश करता था और नीचे से पानी इन बर्तनों की मदद से ऊपर आ जाता था। चरस बहुत मामूली तरह का इंस्ट्रूमेंट, इसमें ज्यादा लगाए इसी सूरत या अरहर जिसमें ज्यादा बर्तन लगाए जा सकते थे। के बाद एक नया, बिल्कुल ही मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट, अलग तरीका का हिंदुस्तान में राइज हुआ। इसको साफ किया गया। साफ का जो कि इसमें गियर का इस्तेमाल होता था और इसकी सूरत ये थी कि दो अलग चक्के होते थे। एक चक्का था जो
हॉरिजॉन्टल था, उफकी सिमत में था, यानी कुएं के बाहर गोल गोल घूमता रहता था, और दूसरा था जो वर्टिकल था, यानी जो ऊपर और नीचे गर्दिश करता था। ये जो ऊपर से नीचे गर्दिश करने वाला चक्का था, उससे ये लकड़ी का या बर्तन जो होता था उसको बेल्ट के जरिए, जैसे अगरहट में था, जोड़ देते थे। ये मट्टी का भी हो सकता था, घड़ा छोटा छोटा, और बाहर में जो चरखी थी उसमें जानवरों को, आमतौर पर बैल को जोत दिया जाता था, और जब वो बैल कुएं के चारों तरफ घूमता रहता था तो उससे ये जो हॉरिजॉन्टल व्हील थी, जो उफकी चरखी थी, वो घूमती थी, और उससे जो वर्टिकल व्हील थी गियर की वजह से वो भी घूमने लगती थी, और उससे जो बंधा हुआ लकड़ी का बेल्ट था जिसमें के पानी के लिए घड़े बंधे होते थे, वो ऊपर से नीचे गर्दिश करता था, और इन घड़ों की मदद से पानी बाहर निकाल लिया जाता था। तो ये साकिया एक बिल्कुल नई टेक्निक थी जो तुर्कों के साथ हिंदुस्तान में आई, और मुगलों का दौर आते आते इसकी सूरत और बेहतर हो गई, और जहाँ पहले इसमें जो व्हील्स इस्तेमाल होते थे, जो चरखे इस्तेमाल होते थे, वो लकड़ी के होते थे, अब वो लोहे के होने लगे। तो तकनीक तो वही रही, लेकिन बेहतरी ये आई कि लकड़ी की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा, और जाहिर है कि लोहा ज़्यादा मजबूत था, ज़्यादा दायमी था, ज़्यादा एंड्योरिंग था। तो साकिया या जिसको नोरिया भी कहा गया, या जिसको अंग्रेजी में पर्शियन व्हील कहते हैं, पर्शियन व्हील से ही आपको अंदाजा होगा कि ये बाहर से लाई हुई तकनीक थी। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क आया, बहुत बड़ी तब्दीली आई सिंचाई के मामले में, और ये ज़रूरी पैदावार के मामले में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के मामले में काफ़ी बड़ी तब्दीलियों का जरिया बना। तो एक आखिरी बात और, तुर्कों के अहद हुकूमत में आबपाशी के लिए नहरों की तामीर काफ़ी बड़े पैमाने पर हुई। वैसे तो नहरों को बनाने का काम मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में भी होता है, उसके पहले गयासुद्दीन के ज़माने में भी इसका जिक्र मिलता है, लेकिन सही मानों में नहरों को फरोग देने का जो काम है, कैनाल्स को प्रमोट करने का जो काम है, वो फिरोज शाह ने किया, फिरोज तुगलक ने किया। और उसने दिल्ली से मगरिब की सिमत, दिल्ली से वेस्ट की तरफ 3 नदियों से, इसमें यमुना थी, घग्गर थी और सतलज थी, इन तीनों नदियों से उसने कई नहरें निकाली या निकलवाई, और तकरीबन 13 नहरों का जिक्र उसके ज़माने में मिलता है, जिसमें 2 नहरें काफ़ी बड़े, काफ़ी लंबाई रखती थी, काफ़ी लेंथ था उनका, एक तो रजवा थी और एक टोखानी। अब इन नहरों की मदद से आज जो इलाका है हरियाणा का, पंजाब का जो मशरक़ी हिस्सा है, उनमें खेतों की पैदावार को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली, और ये जिक्र मिलता है कि फिरोज शाह के ज़माने में अनाज की इतनी फरावानी थी कि अनाज की कीमत फिर बाजार में वही हो गई जो अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में रही थी। उसके बाजार पर इख्तियार या मार्केट कंट्रोल के जरिए जो उसने बाजार की कार्रवाइयों को रेगुलेट करना चाहा, और उसकी वजह से अनाज की कीमतों में नुमायां कमी आई, तो वही कम कीमतें अब फिर से दिल्ली के बाजार में राइज हो गई। फर्क इतना था कि ये जो कीमतों में कमी आई, उसके पीछे कोई कंट्रोल नहीं था, स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं था, कोई मदाखलत हुकूमत की नहीं थी, बल्कि जो सिंपल लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, यानी मांग और पूर्ति का नियम जिसे हम कहते हैं, उसी के हिसाब से अनाज की सप्लाई इतनी बढ़ गई थी, अनाज की फरावानी इतनी हो गई थी कि खुद ब खुद उसकी कीमतों में, अनाज की कीमतों में नुमायां कमी आई। तो कैनाल्स या नहरों को बनाने का काम एक बड़ी अहम कामयाबी थी फिरोज के ज़माने में,
और फिर उसके बाद मुगलों के ज़माने में भी ये सिलसिला जारी रहा। और इसके लिए एक और नई टेक्निक जिसका इस्तेमाल हुआ वो वाटर लिफ्टिंग टेक्निक थी, यानी पानी का जो बहाव था उसको एक ऊपर की सतह तक उठा देना। और उसका तरीका यह था कि पानी के बहाव को बीच में रोक देते थे, ब्लॉक कर देते थे, और उससे जो पानी वापस लौटता था वो फिर ऊपर की तरफ बढ़ जाता था। तो वाटर लिफ्टिंग टेक्निक्स भी जो है पानी की सतह को ऊंचा उठाने का जो काम था, इसकी जो तकनीकी थी, वो भी अहद वस्ता में आई और इसमें अहम हिस्सा मुगल बादशाहों का रहा। तो सल्तनत का ज़माना हो या मुगलिया दौर हो, हम देखते हैं कि पानी के सप्लाई के मामले में, पानी की फराहमी के मामले में कई नई तकनीकों का इस्तेमाल हुआ और इसका नतीजा ज़रूरी तरक्की में या एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी में सामने आया। तो ये दो बातें जो आपसे मैंने अभी तक कही, इनका ताल्लुक ज़राअत से था। अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसका ताल्लुक सनअत व हिरफत से है, क्राफ्ट से है। इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे क्राफ्ट्स के मामले में, सनअत व हिरफत के मामले में हम लोग शुरुआत करेंगे कॉटन टेक्सटाइल या सूती कपड़ों के बनाने के काम से। सूती कपड़े आप जानते हैं कि अहद वस्ता में हिंदुस्तान की सबसे अहम प्रोड्यूस थी। सूती कपड़े तकरीबन सारी दुनिया में बरामद किए जाते थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे। इतनी वाफिर मकदार में सूती कपड़ों का हुसूल अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे कई सदियों में होने वाली जो तब्दीलियां थीं, जो तरक्की हुई थी, उसका असर था। तो आप ये देखेंगे कि सूती कपड़े को बनाने में सबसे पहला काम होता है धागे की कताई। फिर उस धागे को करघे पर बुनाई के काम में लाया जाता है। तो कताई का काम और बुनाई का काम, स्पिनिंग और वीविंग, ये दोनों बुनियादी चीजें हैं जिससे कि सूती कपड़े को बनाने के लिए आप रॉ मटेरियल हासिल कर सकते हैं, खाम माल हासिल कर सकते हैं। तुर्कों के आने से एक नई सूरत हिंदुस्तान में रुई की सफाई की आई, क्योंकि रुई आप जानते हैं कि जब उसको निकाला जाता है तो उसमें बीज भी होते हैं, कुछ उसका जो गर्द है वो रहती है। जो सफ़ेद रुई है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं धागा या कपड़ा बनाने में, उसके साथ ये चीज़ें आमेजिश के रूप में या मिलावट के रूप में रहती हैं। तो इनसे पहले रुई को साफ करना ज़रूरी हो जाता है। और तुर्कों के आने के साथ रुई की धुनाई का काम, जिसे हम कॉटन कार्डिंग कहते हैं, आप आज भी देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में कुछ लोग, जिनको फारसी में नदाफ कहते हैं, नदाफ, और आम बोलचाल की ज़बान में हम लोग धुनिया कहते हैं, तो ये लोग आप देखेंगे कि सर्दी के ज़माने में आते हैं और घरों में जो रज़ाई होती है, तोशक होती है, उसको बनाने का काम करते हैं। अगर आपने कभी ये अमल देखा है तो आप गौर करेंगे कि पहले रुई का बड़ा ढेर ये लगा देते हैं और फिर उसको उनके हाथ में कॉटन कार्डर वो होती है, इसको धनुक हम लोग कहते हैं हिंदी में, यानी जो रुई है और एक छोटी सी हथौड़ी जैसी इंस्ट्रूमेंट होती है, और रुई के बीच में रख कर वो इससे जो तार है कमान का उस पर ज़र्ब लगाते हैं और रुई उससे एक एक करके अलग हो जाती है, छितरा जाती है और उसकी जो आमेजिश है वो खत्म हो जाती है। तो कॉटन कार्डिंग या रुई की जो धुनाई की तरकीब अब राइज हुई, उसकी वजह से बहुत ही उम्दा, बहुत ही साफ रुई धागा बनाने के लिए दस्तयाब हुई। अब धागा बनाने के काम में पहले तकली का इस्तेमाल होता था और तकली एक ही बार एक शख्स चला सकता था, इसलिए जो रफ्तार थी वो कम थी और जो धागा बनता था उसकी मकदार भी कम थी। तुर्क अपने साथ एक नई चीज लेकर आए
आप उसको एक मशीन भी कह सकते हैं, और वो था चरखा। चरखे में खास बात ये थी कि तकली तो वही रही, लेकिन उस तकली को एक चरखी से जोड़ दिया गया जिसमें एक हैंडल लगा था, और उस हैंडल को घुमाने से वो चरखी घूमती थी और उससे जो तकली थी वो घूमती थी। तो ज्यादा मकदार में और कम वक्त में अब उम्दा धागे के मामले में चरखे के इस्तेमाल ने बहुत बड़ी तब्दीली लाई। उम्दा तरह का धागा और वाफिर मकदार में धागा अब दस्तयाब था। अब इस धागे से फिर कपड़े की बुनाई का काम लिया जाता था, और बुनाई का काम करघे पर होता था। करघे की भी बेहतर सूरत तुर्कों के साथ हिंदुस्तान में आई, और आपने अपना लेसन देखा होगा जो स्टडी मटेरियल आपका है, तो उसमें एक तस्वीर आपको नजर आएगी जो कहा जाता है कि कबीर दास की तस्वीर है, और वो करघे पर बैठे हुए कपड़ा बुनने का काम कर रहे हैं। तो ये एक डेवलप, एक तरक्की याफ्ता सूरत थी करघे की, जो मुगलिया अहद तक राइज हो गई थी। करघे का इस्तेमाल पहले भी हो रहा था, तुर्कों के आने के साथ हो रहा था। मुगलों के ज़माने में इसकी और बेहतर सूरत आ गई, और जैसे जैसे करघे की हालत बेहतर हुई, वैसे वैसे कपड़े की बुनाई का काम बढ़ता गया, और वाफिर मकदार में सूती कपड़ा अब तैयार किया जा रहा था, पैदा किया जा रहा था, प्रोड्यूस किया जा रहा था। अब इस कपड़े को फिर 3 अमल से गुजरना था: ब्लीचिंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। ब्लीचिंग ये थी कि कपड़े को और थोड़ा सा सख्त और ज़्यादा सफ़ेद रंग देने के लिए इसमें जो माड़ या चावल का, जो पके हुए चावल का जो पानी होता था, वो डालते थे। आज भी आप सुनेंगे कि कलफ लगाया जाता है कपड़े में। कपड़े को और सफ़ेद बेहतर रंग देने के लिए नील का भी इस्तेमाल होता था, और इसके बाद ये जो सफ़ेद कपड़ा फाइनल शक्ल में आता था, उसको या तो रंगने का काम होता था, डाइंग या रंगरेजी का काम होता था। अलग रंगों में, खास तौर पर सुर्ख रंग में कपड़े को रंगा जाता था, और नहीं तो फिर सफेद कपड़े पर छपाई का काम होता था, प्रिंटिंग का काम होता था। प्रिंटिंग के मामले में तुर्कों ने फिर एक नई तकनीक हिंदुस्तान में लाई, जिसे हम लोग ब्लॉक प्रिंटिंग या छापा कहते हैं। इसमें यह होता था कि कोई एक डिजाइन लकड़ी के एक टुकड़े पर पहले बना लिया जाता था, उस टुकड़े को काट करके उसमें गोद करके एक डिजाइन बना लिया जाता था, और फिर रंग का एक बड़ा बर्तन रखकर उस लकड़ी के टुकड़े को उसी रंग के डब्बे में डुबा करके और उसकी छाप कपड़े पर ली जाती थी। आज भी हम लोग ब्लॉक प्रिंटिंग का नाम बराबर सुनते हैं। तो ये जो ब्लॉक प्रिंटिंग थी, जो लकड़ी के टुकड़ों से छपाई का काम होता था, ये भी तुर्कों के आने के साथ शुरू हुआ, और इसके नतीजे में टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, कॉटन टेक्सटाइल्स के प्रोडक्शन में बहुत अहम तब्दीलियां आई। इसकी जो क्वालिटी थी वो बेहतर हुई, इसकी जो क्वांटिटी थी वो बढ़ गई, और इसीलिए हमने आपसे कहा कि रफ्ता रफ्ता ऐसी सूरत हाल आ गई कि हिंदुस्तान का बना हुआ ये जो बरामद किया जाने लगा। ये कहा जाता है कि आज जो इंडोनेशिया का इलाका है, वहां से लेकर अफ्रीका के साहिल से होते हुए यूरोप तक ये सूती कपड़े मुगलिया दौर में तिजारत के सिलसिले में बरामद किए जाते थे, और उससे एक खासी रकम तिजारत के जरिए मुगलिया सल्तनत में हासिल होती थी। ये एक कैटेगरी थी, इसका ताल्लुक कॉटन टेक्सटाइल से था, और इसमें जो नई तकनीक आई उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसके अलावा और भी कई ऐसे काम थे जिनमें नई तकनीक अहद वस्ता में आई। अब जैसे कागज बनाने का काम, पेपर मेकिंग या कागज साजी। आपने पढ़ा होगा कि तुर्कों के आने से पहले हिंदुस्तान में कागज का इस्तेमाल नहीं होता था,
लिखने के लिए लोग आमतौर पर ताड़पत्र या भोजपत्र का इस्तेमाल करते थे। ये दरख्तों के सूखे हुए पत्ते या छाल होते थे, बार्क या लीव्स, जिनको सुखा दिया जाता था और फिर इन पर लिखने का काम होता था। जो सरकारी अहकाम थे, फरामीन थे, वो तांबे की तख्तियों पर लिखे जाते थे, कॉपर प्लेट्स पर लिखे जाते थे, और जो कतबे थे वो ज़ाहिर के पत्थरों पर लिखे जाते थे, शिलालेख के रूप में लिखे जाते थे, इंस्क्रिप्शन के रूप में लिखे जाते थे। लेकिन कागज का इस्तेमाल इसमें किसी भी मरहले में नहीं था। यहां तक कि आप देखेंगे कि अहद कदीम में, गुप्त हुक्मरानों के ज़माने में, वाकाटक हुक्मरानों के ज़माने में जो तस्वीरें भी बनी हैं वो दीवारों पर बनाई गई, म्यूरल्स की शक्ल में। तो कागज एक बड़ा अहम, एक बड़ा नया जरिया था लिखने का, जो तुर्क अपने साथ लाए। और इसमें भी दिलचस्प बात यह कि 13वीं सदी का खात्मा होते होते कागज हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर दस्तयाब था और बनने भी लगा था। कागज किताबों को महफूज करने के लिए उन्हें जिल्द लगाने या बाइंडिंग का काम भी बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। तो किताबों के जो औराक थे उनको सिलाई करके एक साथ जमा करके और फिर उनके ऊपर जिल्द लगाई जाती थी, जो आमतौर पर चमड़े की बनी होती थी। और ये काम जो लोग करते थे, बाइंडिंग का काम, वो आज भी जिल्द साज कहलाते हैं, बुक बाइंडर्स कहलाते हैं। तो कागज का इस्तेमाल, कागज की मदद से किताबों को ज्यादा तादाद में लिखने का काम, और फिर इन किताबों की जिल्दसाजी का काम। इसी के साथ एक और काम भी इस जमाने में फला फूला, और वो था गिल्डिंग या बुक डेकोरेशन। यानी सोने के पानी का इस्तेमाल होता था किताबों की जिल्दों को सजाने के लिए, किताबों के जो औराक थे उनको सजाने के लिए। तो बुक बाइंडिंग, बुक गिल्डिंग, पेपर मेकिंग, ये सब ऐसी नई तरकीबें थी जो हिंदुस्तान में राइज हुई, एक नई तकनीक थी जो हिंदुस्तान में आई, और इसका असर ज्यादातर शहरों तक महदूद रहा। इसके बाद एक और दिलचस्प बात आप देखेंगे कि अहद वस्ता में शीशागरी या ग्लास मैन्युफैक्चर, शीशे के सामान बनाने में काफी तरक्की हुई, लेकिन ये थोड़ी देर से हुई। अहद मुगलिया में ज्यादा इसके नमूने मिलते हैं। तो शीशे के बर्तन हैं, शीशे की बोतलें हैं, मुगल काल में शीशे के बने हुए हुक्के के जो बेसिस हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, शीशे की चूड़ियाँ हैं, शीशे के ग्लास हैं, दूसरे ज़रूफ हैं, ये सब हिंदुस्तान में बनने लगे। लेकिन इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि यूरोप से जो शीशे के सामान आ रहे थे वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के थे, ज़्यादा उम्दा किस्म के थे, और यहाँ जो सामान बन रहे थे वो निस्बतन उनके मुकाबले में मामूली थे। फिर भी ये एक नया फन था जो हिंदुस्तान में शुरू हुआ, और शीशागरी का काम यहाँ तरक्की करने लगा। मुगलिया दौर में आकर इसमें और बेहतरी आई। इसके बाद एक और सनत के बारे में आप पढ़ेंगे जिसका ताल्लुक है डिस्टिलेशन से या पानी कशीद करने से। दिलचस्प बात यह है कि डिस्टिलेशन का सबूत हमें मोहनजोदारो के ज़माने में ही मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर इसकी कोई इसके कंटिन्यूएशन की, इसके सिलसिले के जारी रखने की कोई ख़ास वजाहत या उसका कोई ख़ास सबूत हमें नहीं मिलता है। डिस्टिलेशन अब शीशे के बर्तनों में किया जाने लगा था, और इस नई टेक्निक से, डिस्टिलेशन की टेक्निक से, कई तरह के सामान अब बनाए जाने लगे थे। इत्र को बनाने का काम डिस्टिलेशन के जरिए आसान हो गया। वैसे और भी तरीके थे, और आपने पढ़ा होगा
कि जहांगीर के ज़माने में गुलाब का इत्र पहली बार बनाया गया और इसमें डिस्टिलेशन का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो बगैर डिस्टिलेशन के भी परफ्यूम बन रहे थे, मगर डिस्टिलेशन ज़्यादा राइज तरीका था। फिर शराब बनाने का काम भी हो रहा था। पहले जो शराब बनाई जाती थी वो फर्मेंटेशन के जरिए बनाई जाती थी। अब फर्मेंटेशन की जगह डिस्टिलेशन का काम शुरू हुआ, यानी अनाज को सड़ा कर उसमें एक फर्मेंट करके उसमें एक ईस्ट जैसी चीज बना करके उससे फिर शराब कशीद करना, वो अब उतना राज नहीं रहा, बल्कि जिस चीज से शराब बनानी है उसको डिस्टिलेशन के जरिए उसका अरक हासिल करके और फिर उससे शराब बनाया जाने लगा या बनाई जाने लगी। इनके मुकाबले में जो तीसरी चीज थी और ज्यादा अहम चीज थी, जो कि लोगों के लिए एक फायदे की भी सूरत थी, वो थी अद्वियात या मेडिसिन। कई तरह की दवाएं इस जमाने में बनाई जाने लगी थी और इनमें भी डिस्टिलेशन का तरीका इस्तेमाल किया जाता था। जो कहते हैं कि जिस चीज से दवा बनाई जाती है उसका सत निकालते थे। अब ये सत निकालने की बहुत सारी सूरतें थी, इनमें डिस्टिलेशन की भी अपनी अहमियत थी। तो ये कुछ ऐसी सूरतें थी जिनका ताल्लुक लोगों की या जो उमरा थे उनकी आम जिंदगी से था। अब हम लोग एक दूसरे शोबे पर नजर डालें जिसका खास ताल्लुक फौज से था। जो फौजी तकनीक या मिलिट्री टेक्नोलॉजी की तरक्की हुई उस पर हम लोग थोड़ी गुफ्तगू अब करें। तुर्कों का हिंदुस्तान में आना एक तरह का इनकलाब था फौजी तकनीक में, क्योंकि बहुतेरी नई चीजें तुर्क अपने साथ लेकर आए थे और इन चीजों ने तुर्कों की फौजी ताकत को काफी मजबूत बनाए रखा था। और हिंदुस्तान में जो फौजी कामयाबी तुर्कों ने हासिल की उसमें उनकी ये नई तकनीक बहुत अहम थी। सबसे पहला नाम अगर हम लोग लें तो वो नाल या हॉर्स शू है। आपने देखा होगा कि घोड़े के खुर पर लोहे के टुकड़े फिक्स कर दिए जाते हैं, कांटी से ठोक दिए जाते हैं, जिससे घोड़े का जो खुर है वो महफूज हो जाता है और घोड़ा किसी भी इलाके में अगर सफर करे तो उसके खुर पर चोट नहीं आती। अब ये बड़ा अहम था, क्योंकि इस नाल की वजह से, हॉर्स शू की वजह से तुर्क पहाड़ी रास्तों पर या दुश्वार गुजार रास्तों पर अपने घोड़ों को ले जा सकते थे। हिंदुस्तानियों के लिए यह मुमकिन नहीं था, क्योंकि उन्होंने अब तक नाल का इस्तेमाल नहीं शुरू किया। और इसका एक अहम नतीजा यह था कि तुर्कों की फौज, बाद में मंगोलों की फौज, फिर मुगलों की फौज, ये बराबर सुलेमान पहाड़ियों के सिलसिले को, जो हिंदू कुश का ही सिलसिला है, सुलेमान पहाड़ियों के जो घाटियां थी उनको अपने इन घोड़ों की मदद से, जिनमें नाल लगी होती थी और जिनकी रफ्तार भी तेज होती थी, इन घोड़ों की मदद से वस्त एशिया से फौजें हिंदुस्तान आती थी, हिंदुस्तान पर हमला करती थी और इसमें कामयाब भी होती थी। इसके बरखिलाफ हिंदुस्तानी फौजें सुलेमान पहाड़ियों की दूसरी जानिब जाने में बहुत कामयाब नहीं थी, क्योंकि यहाँ जो घोड़े थे उनके लिए नाल का इस्तेमाल नहीं होता था और उनके खुर इन पथरीली घाटियों में जाकर जख्मी हो जाते थे। और घोड़े उस जमाने में बड़े कीमती थे, तो घोड़ों के जख्मी होने से या उनकी मौत होने से काफी खसारा होता था। लेकिन नाल ने इस कमजोरी को दूर कर दिया। दूसरी चीज ये थी कि तुर्क स्टिरअप या रकाब का इस्तेमाल करते थे और ये रकाब लोहे की बनी होती थी और जो सवार जिस जीन या सैडल पर बैठता था उससे चमड़े के मजबूत फीतों से ये लोहे का टुकड़ा जो रकाब था, स्टिरअप था, वो बंधा रहता था। जो जीन इस्तेमाल की जाती थी उसमें भी एक खूबी ये थी कि उसमें सामने का और पीछे का हिस्सा थोड़ा सा उठा रहता था।
नतीजा यह था कि घुड़सवार जब बैठता था ज़मीन पर तो उसकी बैठने की सूरत बहुत बेहतर हो जाती थी। वो अपना पूरा वजन घोड़े की पीठ पर दे सकता था। घोड़े की तेज रफ्तार के बावजूद उसका तवाज़ुन नहीं बदलता था। रकाब की वजह से वो अपने पाँव का पूरा जोर लगा सकता था और ऐसे हालात भी होते थे कि तेजी से चलते हुए घोड़ों पर सवार तकरीबन खड़ा हो जाता था। इसका बहुत बड़ा फायदा यह था कि तीरंदाजी में मदद मिलती थी। घोड़े पर अपना तवाज़ुन बनाए रखने के लिए हिंदुस्तान के जो सिपाही थे उनको एक तरफ लगाम को पकड़ना था, क्योंकि उनकी जीन और उनकी रकाब बराए नाम थी। कपड़े के टुकड़े जीन के तौर पर थे और डोरियां रकाब के तौर पर थी, तो वो पूरा बैलेंस अपना नहीं बना सकते थे और इसीलिए वो घोड़े पर रहने थे। लेकिन स्टिरअप और सैडल की मदद से, रकाब और जीन की मदद से तुर्क फौजी बड़ी आसानी से घुड़सवारी के दौरान भी तीर चला सकते थे। ये जो माउंटेड आर्चर्स थे, ऐसे घुड़सवार जो घोड़े पर बैठकर तीर चला सकते थे, वो तुर्कों की फौज का एक बहुत अहम और बड़ा ही मजबूत हिस्सा थे। फिर तुर्कों ने आर्मर या जरा बख्तर बनाने में भी काफी तरक्की की थी। चुनांचे उनके जो सिपाही थे उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से लोहे के मजबूत टुकड़ों से ढके होते थे और इस वजह से जंग के दौरान उन्हें चोट आने या उनके जख्मी होने का इम्कान कम होता था बनिस्बत हिंदुस्तानी सिपाहियों के, जिनके पास इस तरह के जरा या इस तरह का आर्मर मौजूद नहीं था। आर्मर था लेकिन सिर्फ जो बड़े राजा थे या जो बड़े उमरा थे, सामंत थे, उनके पास था। आम सिपाही के पास लोहे के बेहतर जरा मौजूद नहीं थे। एक और जो बड़ी दिलचस्प चीज है वो है हेलमेट या खौद का इस्तेमाल। जंग के दौरान सर को बचाए रखने के लिए, सर पर तलवार या तीर की जर्ब न लगने के लिए सर के ऊपर खौद या हेलमेट पहना जाता था। और तुर्कों के जो हेलमेट्स थे उनमें एक खास बात यह थी कि गर्दन के हिस्से पर पतले, कि अगर तलवार का वार पड़े भी तो वार सीधे गर्दन पर न जाए बल्कि इन जंजीरों की वजह से वो छटक जाए। तो ये ऐसी कुछ बातें थी जिससे तुर्कों की फौज अपनी बेहतर टेक्निक की वजह से हिंदुस्तानी फौज पर मजबूत या भारी पड़ती थी और जंग का फैसला अक्सर तुर्कों के ही फेवर में, तुर्कों के ही कामयाबी में या तुर्कों के ही फतह में सामने आता था। अब इसको भी आप देखिएगा कि इसके साथ तुर्क जिस तरह की तलवारों का, जिस तरह की तीरों का इस्तेमाल करते थे, उसमें भी लोहे का एक बेहतर इस्तेमाल होता था। मिसाल के तौर पर जो तीर इस्तेमाल किए जाते थे उनकी जो नोक थी, उनकी जो टिप थी, वो बहुत तेज हुआ करती थी मगर हल्की। लोहा ज्यादा भारी नहीं होता था, उसमें एज ज्यादा शार्प थी मगर उसका वेट बहुत नहीं था और उसकी वजह से वो जो तीर थे वो भी हल्के होते थे। तेज रफ्तार से दुश्मन पर उनसे हमला मुमकिन था और इन तीरों को चलाने के लिए एक खास तरह का कमान, बो इस्तेमाल किया गया था जिसको फारसी में नावक कहते हैं। नावक को आप अंग्रेजी में एक क्रॉस बो के तौर पर देख सकते हैं और इसमें निशाना लगाने में ज्यादा महारत सिपाही को हासिल रहती थी। इसलिए तीरंदाजों को दो तीन फायदे थे। एक तो उनके तीर अच्छे थे, दूसरे उनके कमान अच्छे थे, तीसरे वो घोड़े की पीठ पर बैठकर भी तीर चला सकते थे। इसके मुकाबले में हिंदुस्तानी फौजी घोड़े की पीठ पर बैठकर सिर्फ भाले का इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि एक हाथ उनका लगाम में उलझा रहता था। फिर तलवारों का मामला अगर आप देखिएगा तो हिंदुस्तान में जिन तलवारों का अब तक इस्तेमाल था वो सीधी तलवारें होती थी
और तुर्क जिन तलवारों को लेकर आए थे वो ज़्यादा घूमी हुई होती थी, कर्व्ड होती थी। सीधी तलवारें ज़्यादा भारी होती थी और जो कर्व्ड तलवारें थी, जो घूमी हुई तलवारें थी, उनकी धार कहीं ज़्यादा तेज होती थी। उनका वजन भी कम होता था और इसलिए जो सिपाही था, जो फौजी था, वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा अरसे तक जंग के दौरान कर सकता था और इससे उसको थकान या उस पर एक बहुत ज़्यादा बोझ या बर्डन अपने हथियार की वजह से नहीं पड़ता था। इन तमाम बातों के पीछे एक बात जो आप देखेंगे कॉमन है, वो ये कि ये सारी चीज़ें लोहे के इस्तेमाल से जुड़ी। और तुर्कों ने जो इनकलाबी तब्दीली लाई वो यही थी कि उन्होंने फौजी तकनीक में लोहे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया। आयरन टेक्नोलॉजी फॉर मिलिट्री पर्पसेस, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी और इसी वजह से उनके हथियार बेहतर थे, उनके लड़ने के तरीके बेहतर थे और उनकी कामयाबी भी तकरीबन तय थी। अब एक और सनत के बारे में हम लोग बात करें, ये थी मेटलर्जी या धात का काम। धात का इस्तेमाल ज्यादा बड़े पैमाने पर सिक्कों के बनाने के लिए होता था। लोहे का इस्तेमाल तो फौजी कामों के लिए था, उस पर हम लोगों ने भी बात की, लेकिन इसके अलावा ये और ऐसी धातें थी जिनके इस्तेमाल से चीजें बनाई जाती थी और इनमें सबसे अहम सिक्के थे। सिक्कों को बनाने का काम एक खास टेक्निक से होता था जिसमें पहले सांचे तैयार कर लिए जाते थे और इसके बाद सोना हो या चांदी हो या तांबा हो, जिसका भी सिक्का बनाया जाए, उस धात को पिघलाकर फिर सांचे में उसको डाल दिया जाता था और जब ये सूख जाती थी तो सांचे में जो डिजाइन बने रहते थे वो खुद ब खुद सिक्के पर उभर आते थे और ये डिजाइन बड़े खूबसूरत हुआ करते थे। इनमें बादशाह का नाम, कभी खलीफाओं का नाम, कभी कलमा, ये बड़े खूबसूरत अंदाज में तोगरे के जरिए सांचों पे बनाए जाते थे और उन सांचों से जब सिक्के ढाले जाते थे, सिक्के तैयार होते थे, तो वो भी उतनी खूबसूरती के साथ उस पर लीजेंड्स थे, उस पर तहरीरें थी, वो बनी रहती थी। अब आपने करेंसी के बारे में जब पढ़ा था तो आपको याद होगा कि हिंदुस्तान में तुर्कों के आने के वक्त सोने के सिक्के राज नहीं थे। अहद कदीम में सोने के सिक्के रहे हैं, कुशानों के ज़माने में हैं, शक हुक्मरानों के ज़माने में हैं, गुप्त हुक्मरानों के ज़माने में हैं, लेकिन जिस वक्त तुर्कों की आमद हुई तो हिंदुस्तान में सोने के सिक्के राज नहीं थे, क्योंकि तजारत बहुत उरूज पर नहीं थी। तुर्कों ने आने के बाद भी जो सिक्के बनवाए तो पहले उन्होंने चांदी के सिक्के बनवाए और तांबे के सिक्के बनवाए। उसके सिक्के चांदी और तांबे में, चांदी में टंका है और तांबे में जीतल है। सोने के सिक्के इल्तुतमिश के ज़माने तक नहीं, उसके वारिसों के ज़माने तक नहीं। अहद वस्ता में सोने के सिक्कों का इस्तेमाल सुल्तान बलबन के साथ शुरू होता है। सोने के ये सिक्के आमतौर पर लेन देन के लिए या खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, इनकी कीमत ज़्यादा थी और ये ज़्यादातर महफूज रखे जाते थे खजाने की शक्ल में या एक होर्डेड वेल्थ की शक्ल में। इनका वैल्यू ज़्यादा था, सामान की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो गोल्ड कॉइन ज़्यादातर होर्डिंग के लिए या ज़्यादा कीमत की चीज़ों को खरीदने के लिए होते थे। मसलन घोड़े थे,
अब घोड़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एक घोड़े की कीमत तकरीबन 1000 सोने के सिक्के के बराबर होती थी। या आपने अलाउद्दीन के ज़माने में पढ़ा होगा कि उसने मलिक काफूर नाम के गुलाम को ख़रीदा था और उसकी कीमत 1000 दीनार थी। दीनार सोने का सिक्का होता था। मलिक काफूर वैसे अलाउद्दीन के ज़रिए जंग में हासिल किया गया था। 1000 दीनार की जो कीमत थी वो पहले की थी। तो हम ये कह रहे थे कि दीनार या जो मुग़ल काल में अशरफी कहलाया या सल्तनत के ज़माने में मोहर कहलाया, शेरशाह के ज़माने में मोहर कहलाया, तो ये सोने के जो सिक्के थे वो बड़ी कीमत के सिक्के थे। लेकिन सल्तनत के ज़माने में और मुग़लों के ज़माने में और भी ज़्यादा इनको बनाया गया, इनका सर्कुलेशन रहा, इनका इस्तेमाल हुआ, क्योंकि जिस तरह से तजारत को फ़रोग़ हासिल हुआ था उसके नतीजे में मईशत बेहतर हुई थी और उस मईशत में सोने का इस्तेमाल भी मुग़लों के ज़माने तक लेन देन के कामों में होने लगा था। दूसरा जो सिक्का था चांदी का, जो सल्तनत काल में टंका कहलाया, शेर शाह ने इसी को रुपया कहा और मुगलिया दौर में भी ये रुपया कहलाया। चांदी का ये सिक्का ज़्यादातर लेन देन के काम में इस्तेमाल होता था, यानी जो करेंसी एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होती थी वो सिल्वर करेंसी थी, चांदी के सिक्के थे। और इसके बाद तांबे के सिक्के थे जो सबसे कम वैल्यू के थे और इनका इस्तेमाल ज़्यादातर बहुत मामूली चीज़ों के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए आम लोग करते थे। मुगल दौर में इसी सिक्के को दाम कहा गया। अब ये जो दाम था उसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि मुगलिया सल्तनत में जो रेवेन्यू थी, जो लगान की शरह थी, वो दाम के मुताबिक तय होती थी। तो स्मॉलेस्ट कॉइन ऑफ ट्रांजैक्शन जो था वो दाम था। इसके अलावा धात से बहुत दूसरी चीज़ें भी बनती थी, मसलन तलवार वगैरह का जिक्र हमने आपसे किया। इसके अलावा भी आम इस्तेमाल की चीज़ें, मसलन लोहे की कांटियाँ हैं, हथौड़ी है, लकड़ी को काटने वाली आरी है, या और ऐसे टूल्स और ऐसे सामान जो दूसरे कामों के लिए मददगार हो सकते थे, उनका भी प्रोडक्शन, उनकी भी तामीर अब लोहे के ज़रिए हो रही थी। तो सिक्कों के मामले में सोने, चांदी और तांबे की अहमियत थी और उमूमी कामों के लिए और फौजी कामों के लिए भी लोहे की अहमियत थी। और ये सब ऐसी चीज़ें थी जिनमें धात साजी का काम बड़े पैमाने पर हो रहा था। धात पर काम के सिलसिले में एक और नाम कलईगरी या कलईकारी की आती है, जिसे टिन कोटिंग कहते हैं। उस दौर में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो बर्तन होते थे, चाहे खाना पकाने के लिए हों या खाना खाने के लिए हों, ये जो बर्तन होते थे वो आमतौर पर तांबे के बने होते थे और मुस्तकिल इस्तेमाल की वजह से ये गंदे हो जाते थे। तांबे पर मसाला या घी और जो चीज़ें थी उनकी एक परत चढ़ जाती थी, इसको साफ करना पड़ता था और साफ करने के बाद आगे भी ये बर्तन साफ रहें और इनमें ये मसाले या तेल या और दूसरी आलूदगी जमा नहीं हो, उसके लिए सफाई करने के बाद उस पर टिन का एक इसकी पॉलिश या उसका एक लेप लगा दिया जाता था। इसी को कलई कहते थे। इसमें टिन या जिंक का भी इस्तेमाल होता था और उसकी वजह से जो बर्तन थे उनकी शक्ल भी बेहतर हो जाती थी, चमक आ जाती थी, बज़ाहिर चांदी के बर्तन लगते थे और जो सफाई का काम है वो भी हो जाता था। हाइजीन के नुक्ते नज़र से, सेहत के नुक्ते नज़र से भी ये कलईकारी एक मुफीद साबित होती थी। कलेगरी के बारे में भी आप ये देखेंगे कि ये एक ऐसा फन था जो तुर्कों के साथ ही हिंदुस्तान आया। फिर एक और बात हम लोग जहाज़ों की तामीर या जहाज साजी के बारे में करें, शिप बिल्डिंग के बारे में करें। हम लोग जानते हैं कि मोहनजोदारो के ज़माने से ही
हिंदुस्तान के लोग कश्तियां बनाते थे, अच्छी और मजबूत कश्तियां बनाते थे, जिनसे कि ये मेसोपोटामिया या इराक तक सफर करते थे और तिजारत करते थे। तुर्कों की आमद से थोड़े ही कबल हम लोग जनूबी हिंदुस्तान में चोल हुक्मरानों के बारे में पढ़ते हैं, जिनकी बहुत ताकतवर एक समुद्री साहिल से आगे भी अपनी सल्तनत की तौसीह की थी। तो जहाज बनाने का काम और जहाज के जरिए तिजारत का काम और जहाज के जरिए जंग लड़ने का काम, ये सब पहले से ही था, हिंदुस्तान के लोग इनसे वाकिफ थे। कि तुर्कों के आने से ये हुआ कि जहाज बनाने के काम में एक नई टेक्निक शुरू हुई, जिसको रिवेटिंग कहते हैं। रिवेटिंग में ये होता था कि लकड़ी के तख्ते इस तरह से जोड़े जाते थे, जैसे आप दीवारों को बनाने में भी देखेंगे कि एक टुकड़ा आगे रहता था, उस एक टुकड़ा छोड़ करके उसके ऊपर जो टुकड़ा था वो उसके बराबर रहता था, और दोनों के बीच जो खाली जगह हो गई उसमें एक तीसरा टुकड़ा डाल दिया जाता था जो किसी और टुकड़े से जुड़ा होता था, और इस तरह इंटरलॉकिंग या अलग अलग टुकड़े एक दूसरे से बिल्कुल मजबूती के साथ जुड़ जाते थे। इंटरलॉकिंग का एक तरीका आर्किटेक्चर में या इमारतों के बनाने में भी इस्तेमाल हुआ है। अगले सेशन में हम लोग उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये हम लोग रखें कि कश्तियों को बनाने में भी और जहाज़ों को बनाने में भी अहद वस्ता में खासी तरक्की हुई, और रिवेटिंग का एक नया तरीका हिंदुस्तान में राइज हुआ। इसी के साथ लोहे की काठियों का इस्तेमाल, लकड़ी के टुकड़ों को चमड़े के तस्मों से बांधने का काम, उसके ऊपर एक ऐसे तेल या और किसी चिकनी चीज का लेप जिससे पानी का असर उस पर ज्यादा ना हो। तो ये सब कुछ बेहतर सूरतें थी जो जहाज़ों को बनाने में अहद वस्ता में राइज हुई, लेकिन जहाज़साजी की यह सनत बहुत तरक्की याफ्ता नहीं थी। और उसी ज़माने में यूरोप में मजबूत थे, काफ़ी बेहतर थे। वो इतने मजबूत थे कि यूरोप से लेकर हिंदुस्तान तक पूरा जो समुंदर था उसमें इनसे सफ़र किया जा सकता था, ट्रैवल किया जा सकता था। समुंदर की बड़ी और गहरी जो लहरें थीं वो इनको तोड़ नहीं सकती थी। इसीलिए आप देखिएगा कि यूरोप के मुल्क समुंदर के रास्ते अपने मजबूत जहाज़ों के जरिए हिंदुस्तान आते रहे, और हिंदुस्तान में उन्होंने अपनी ताकत का भी एक्सपेंशन किया, उसकी तौसीह की, और रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तान के बड़े कब्जे पर अंग्रेज काबिज हो गए, बड़े हिस्से पर अंग्रेज काबिज हो गए। तो तकनीक एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ बदलती है, वक्त के साथ उसमें बेहतरी आती है, तरक्की आती है। और यही हुआ कि 15वीं और 16वीं सदियों में जो साइंस के जरिए नई चीज़ें यूरोप में आईं, उसका असर 17वीं सदी में नुमायां तौर पर सामने आया, और एक नई और बेहतर तकनीक यूरोप में आ गई। उसके मुकाबले में हिंदुस्तान में तकनीक की वो तरक्की नहीं हुई थी। चुनांचे सूरत हाल ये हो गई कि जिस तरह तुर्कों की आमद के वक्त हिंदुस्तान के हुक्मरान एक बेहतर तकनीक से वाकिफ नहीं थे और उनसे हार गए, उसी तरह अंग्रेज़ों के आने के वक्त या यूरोपियनों के आने के वक्त मुग़ल बादशाह भी, या जो दूसरे छोटी रियासतें थी, किंगडम्स थे, उनकी भी तकनीक बहुत तरक्की याफ्ता नहीं थी, और वो भी यूरोप के मुल्कों के आगे हार गए, और यूरोप के मुल्कों की बरतरी हिंदुस्तान में कायम हो गई। तो आज के इस डिस्कशन में हमने आपके साथ तकनीक के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में अहद वस्ता में जो तरक्की हुई और जिन अलग अलग शोबों में, जिन अलग अलग डोमेन्स में ये तरक्की हुई, उसके बारे में जिक्र किया। इस तकनीक का ताल्लुक फौज से भी था, आम जिंदगी से भी था। नई तकनीक का इस्तेमाल तुर्कों के आने के साथ हुआ, और ये हिंदुस्तान में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से या जो तकनीकी इर्तका का अमल है, उसका एक अहम बाब था, एक मेजर चैप्टर था। और ये भी हमने आपसे आखिर में कहा कि जब इस टेक्नोलॉजी का या तकनीकी का
डेवलपमेंट, उसकी तरक्की हिंदुस्तान में कमज़ोर हो गई, तो फिर जो ज़्यादा तरक्की याफ्ता तकनीक थी, जो यूरोप की तकनीक थी, वो हावी हो गई और हिंदुस्तान इंग्लैंड के हुकूमत के तहत आ गया। अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत हिंदुस्तान में कायम कर ली। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि कौमों का उरूज व ज़वाल जो होता है, उसमें तकनीक या टेक्नोलॉजी का बहुत अहम हिस्सा होता है। वो कौमें, वो मुल्क जो तकनीक के मामले में ज़्यादा बेहतर मकाम रखते हैं, वो सियासी मामलों में भी अपनी बरतरी कायम कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो हम आपसे कहना चाह रहे थे। इनके बारे में मज़ीद तफसील आपको अपने स्टडी मटीरियल में मिलेगी, और हम समझते हैं कि जिन नुकात पर हम लोगों ने अभी गुफ्तगू की है, उनकी रोशनी में आपको अपने स्टडी मटीरियल से भी रहनुमाई मिलेगी और इन बातों का बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। आज हमने, जैसा कि आपसे कहा, जो सिविल या गैर फौजी उमूर में नई तकनीकी आई, उसके बारे में बात की। कुछ हिस्सा फौजी तकनीक के बारे में भी रहा। अगले सेशन में हम लोग एक बिल्कुल नए अंदाज की तकनीकी, एक नई टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जिसका कि ताल्लुक इमारतों की तामीर से है, आर्किटेक्चर से है या फ़न तामीर से है। और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि तुर्कों के आने के साथ इमारतों की तामीर में क्या फ़र्क आया, किन नई चीज़ों का इस्तेमाल इमारतों को बनाने के लिए किया जाने लगा, उनको बनाने के सिलसिले में किस तरह की तकनीक अपनाई गई, किस तरह की नई इमारतें अब बनने लगीं। तो ये सारी ऐसी तफसीलात हैं जिनके बारे में हम लोग और करेंगे, और ये हम लोग अगले सेशन में करेंगे। से लेकर मुगलिया अहद तक तकनीकी की बात की, उसकी इर्तका की बात की। उसी तरह जब हम फ़न तामीर पर गुफ्तगू करेंगे, उसमें और भी, जैसे पेंटिंग्स हैं या मसव्वरी है, और भी उमूर शामिल होंगे। वहाँ भी हम लोग देखेंगे कि सल्तनत से लेकर मुगलिया अहद तक किस तरह की तरक्की हुई, क्या तब्दीलियाँ आईं, और वो तब्दीलियाँ हिंदुस्तान के तनाजुर में, हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में किस तौर पर नई थी और क्या उनकी अहमियत थी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप लोगों ने इस सेशन में हिस्सा लिया और मेरी इन बातों को सुना, इसके लिए आप सबों का बहुत शुक्रिया। और अगले सेशन के लिए आपसे फिर गुफ्तगू करने की उम्मीद रखते हुए इस सेशन को हम यहीं पर ख़त्म